आर्टिकल 28 कहता है रिलीजियस बुक नहीं पढ़ाना। सर यही कहता है आर्टिकल 28 को, आप देखिएगा। वो धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने पे भेदभाव नहीं करता। बाइबल कुरान रिलीजियस बुक है, हमारी भगवत गीता, हमारे वेद धार्मिक ग्रंथ। आर्टिकल 28 इसलिए आया था कि रिलीजियस किताबें नहीं पढ़ाई जाएंगी, हमें धर्म और रिलीजन को डिफाइन कर देना चाहिए, और जो धार्मिक पुस्तक है इसको हमें स्कूलों में पढ़ाना शुरू करना चाहिए, सबको पढ़ाना चाहिए। सब अपनी संस्कृति जानेंगे तब हमारी संस्कृति मजबूत होगी। दूसरा, अभी हम लोग 10,000 से ज्यादा जातियों और उपजातियों में बटे हुए हैं। जबकि हमारे टोटल गोत्र 125। अभी जब हम पूजा पाठ करते हैं तो पंडित जी आपसे क्या पूछते हैं? जाति पूछते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। नाम और हमारे देश में नाम और गोत्र, यही हमारी सनातन संस्कृति रही। जातियां तो अभी 2000 साल पहले आई है। पूरी की पूरी जो 2000 साल पहले एक भी कास्ट नहीं थी। युधिष्ठिर सिंह, भीम सिंह, अर्जुन सिंह, नकुल सिंह, सहदेव सिंह लिखते थे क्या? दुर्योधन सिंह लिखते थे क्या? नहीं। राम सिंह, लक्ष्मण सिंह, भरत सिंह, शत्रुघ्न सिंह लिखते थे क्या? नहीं लिखते थे। ये सब 2000 साल में आए। हमारा जो सबसे मूल है वो गोत्र है। गोत्र का फायदा क्या है? जो गोत्र ब्राह्मण का, वही गोत्र क्षत्रिय का, वही गोत्र वैश्य का, वही गोत्र दलित का। उदाहरण के लिए मेरा गोत्र भारद्वाज है। आप में से कोई भारद्वाज है कि जो ब्राह्मण परिवार में जन्म न लिया हो? जो ब्राह्मण न हो, ये देखिए बीच में कितने सारे दिख रहे हैं जो ब्राह्मण नहीं है। आप में से कोई कश्यप है क्या जो ब्राह्मण परिवार में ना हो? ये देखिए कश्यप भी उठ रहे हैं, देख लीजिए। जो गोत्र केरल वालों का होता है वही देहरादून वालों का होता है, वही कश्मीर वालों का होता है। यानी अगर हमने गोत्र लगाना शुरू कर दिया तो हमारा क्षेत्रवाद खत्म। जो गोत्र हिंदू का वही जैन का, वही बौद्ध का, वही सिख का। हमने गोत्र लगाना शुरू कर दिया, गोत्र व्यवस्था को प्रमोट कर दिया। हम जो 4-5 पंथों में बटे हुए वो पंथ भी खत्म। पंथ रहेंगे लेकिन जुड़ जाएंगे। जो गोत्र बंगाली का वही बिहारी का, वही गुजराती का, वही तमिलियन का। हमने गोत्र को प्रमोट किया तो भाषावाद खत्म। यानी जो हम बटे हुए हैं जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, पंथ के आधार पे, ये सारे खत्म हो जाएंगे जिस दिन हम अपने गोत्र व्यवस्था शुरू कर देंगे। इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूं, खासतौर पर अपने धर्मगुरुओं से, एक मिशन ले। जो उनके आश्रम में आते हैं उनको कहें कम से कम अपने, अभी तो जो लोग बड़े हो गए उनकी जाति हटाना और गोत्र लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कम से कम घर में जो बच्चे पैदा हो रहे उनका गोत्र लगाना शुरू कर दो। और बाई डिफॉल्ट जिसको गोत्र नहीं पता उसका गोत्र कश्यप होता है। यह भी व्यवस्था दी हुई है। और दूसरी यह भी व्यवस्था दी है, अगर आपको गोत्र नहीं पता तो आप जिससे गुरु दक्षिणा लेते हैं या मंदिर में जहां पूजा करते हैं उसके पुजारी का जो गोत्र है उसका भी गोत्र आपका गोत्र हो जाता है। यह भी सारी व्यवस्था है हमारे पास। हम अपनी परंपराओं को भूल गए। तो अभी हम 10,000 से ज्यादा जातियों उपजातियों में बटे हैं। और गोत्र कितना है? अंगिरा, अग्निवेश, अष्टावक्र, कपिल, कृपाचार्य, गोभिला, जमदग्नि, दधीच, कड़ात, कर्दम, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, वाल्मीकि, व्यास, सुखदेव, जाबाल, हिरण्य, पुलह, पराशर, भरुच, अक्षपाद, अजातशत्रु, अत्रेय, कश्यप, गर्ग, गौड़पाद, जैमिनी, देवल, भास्कराचार्य, भृगु, वरैक, वात्सायन, विश्रवा, शुक्राचार्य, सुतीश, मरीच, कतु, पुलिस, गौतम, अगस्त, अत्रि, कण्व, कात्यायन, ग्रीष्म, च्यवन, दत्तात्रेय, धौम्य, चरक, बौद्धायन, लोमस, वामदेव, विश्वामित्र, सर्वभंग, सत्यकाम, सुमंत, अंगिरस, सौनक, भारद्वाज, मैत्रायन। एक परिवार जो पाकिस्तान से 200 साल पहले गया इंग्लैंड, उसने अपना गोत्र नहीं छोड़ा। आज भी वो गोत्र लिखता है सुनक। कौन? जोर से बोलिए कौन? 200 साल पहले पाकिस्तान से हम गोत्र लगा लेंगे, हम पाकिस्तान से भी जुड़ जाएंगे। हम गोत्र लगा लेंगे, हम इंग्लैंड से भी जुड़ जाएंगे। आपके उत्तराखंड में भी सुनक मिल जाएंगे और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री भी सुनक मिल जाएंगे। जब दोनों सुनक मिलेंगे, अच्छा भाई तू भी सुनक मैं भी सुनक, आओ थोड़ा चाय पे चर्चा तो हो जाए कुछ। दलित हो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे शर्मा हो, चाहे नाई हो, चाहे धोबी हो, चाहे पटेल हो,
गोत्र कॉमन होता है। गोत्र व्यवस्था ऐसी आई कि जिस ऋषि के आश्रम में जो जाता था, चाहे वो यज्ञ करने ब्राह्मण जाता था या उनके आश्रम की रक्षा करने वाला क्षत्रिय था, या उस आश्रम में दान करने वाला वैश्य था, या उस आश्रम में सेवा करने वाला दलित था, सबका गोत्र भारद्वाज हो गया। जो कश्यप ऋषि के आश्रम में किसी भी तरीके से कनेक्टेड था, चाहे उनकी कथा सुनता था या जाता था या गुरुकुल में पढ़ता था, कुछ भी करता था, वो कश्यप हो गया। ये हमारी बड़ी अच्छी परंपरा रही, लेकिन हम उसको भूल गए। तो सबसे बड़ी समस्या है जो आपकी डेमोग्राफी बदल रही है, वो है घुसपैठ के कारण। मेरी पीआईएल चल रही है घुसपैठ के ऊपर। 2017 में जब मैंने पीआईएल फाइल किया था तो 5.5 करोड़ घुसपैठी आ चुके थे। अब इनकी संख्या लगभग 5.5 करोड़ हो चुकी है। उत्तराखंड का 13 जिले में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पे 10,000 से कम घुसपैठिए नहीं रह रहे। कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, मैं मिनिमम बता रहा हूं। कल को सरकार बोले आपने वीडियो में बोला था ज्यादा है, हम इसलिए मिनिमम लेके चल रहे 10,000। अब घुसपैठ होती कैसे, इसको समझिए। बॉर्डर पे घुसपैठिए 2,000 दे के अंदर आते हैं। अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2,000 में आधार उनका बन जाता है। जैसे एक डॉक्यूमेंट बनता है वैसे ही वो दलाल को पकड़ते हैं, 2,000 रुपए में उनका राशन कार्ड बन जाता है। 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है, दलाल को पकड़ते हैं, नगर निगम से उनका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। 3 डॉक्यूमेंट हुआ, दलाल को पकड़ते हैं, तहसील से उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाता है। 4 डॉक्यूमेंट हुआ, दलाल को पकड़ते हैं, आरटीओ ऑफिस में उनका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। जब 5 डॉक्यूमेंट हो गया तब किसी वो पार्षद प्रधान को पकड़ते हैं, कहते हैं हम 100 वोट हैं हमारे पास, हमारा वोटर आईडी में नाम जुड़वा दो, हम तुम्हें वोट करेंगे। प्रधान पार्षद का चुनाव 50-60 वोट से डिसाइड होता है। जो वोट जीवी नेता होता है वो उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा देता है। 12 से 15,000 रुपए खर्च करके एक बांग्लादेशी, एक रोहिंग्या आपके उत्तराखंड का नागरिक बन जाता है। उत्तराखंड का मतलब भारत का नागरिक बन जाता है। 15,000 रुपए खर्च करता है और 2 साल में लगभग 5 लाख रुपए का सामान ले लेता है। हर महीने 5-5 करोड़ अनाज मिलता है। अनाज भी परिवार के हिसाब से नहीं, संख्या के हिसाब से मिलता है। उनकी संख्या भी 15-20 के आसपास होती है तो उनको तो 1 क्विंटल राशन मिल जाता है। मुफ्त मकान मिल जाता है, बैंक में खाता खुलवा के मुद्रा लोन भी ले रहे हैं, वजीफा भी मिल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री वाला, सारा कुछ चल रहा है। और किसके पैसे से? जोर से बोलिए, किसके पैसे से? आपके पैसे से। आपके पैसे से आपके बगल में घुसपैठ हो रही है और आप देख रहे हैं। कैसे रुकेगा? भयबिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचार। घुसपैठ हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। घुसपैठ हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? घुसपैठ एक देशद्रोह है कि नहीं? घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है कि नहीं? घुसपैठ एक वेजिंग वॉर भी है। ये प्लान्ड वे में बसाया जा रहा है, ये वेजिंग वॉर हो रहा है। मात्र 5,000 घुसपैठिए गए थे 50 साल के अंदर। उन्होंने पर्सिया, जहां 90% पारसी रहते थे, उसको ईरान बना दिया था। और अभी घुसपैठिए यूरोप में क्या कर रहे हैं? कभी टीवी लगा के देखिएगा, गूगल करके देख लीजिएगा, फ्रांस में क्या कर रहे हैं, बाकी जगह क्या कर रहे हैं। घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। उससे निपटने के लिए कानून एनएसए है, लेकिन एनएसए लगाया नहीं जा रहा। घुसपैठ देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, लेकिन और उससे निपटने के लिए कानून यूएपीए है, लेकिन लगाया नहीं जा रहा। घुसपैठ वेजिंग वॉर है। वेजिंग वॉर के लिए प्रोविजन है, नए वाले पुराने वाले कानून में भी प्रोविजन था, इस नए वाले भारतीय न्याय संहिता में भी है, लेकिन लगाया नहीं जा रहा। घुसपैठ देशद्रोह है, लेकिन देशद्रोह लगाया नहीं जा रहा। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, पूरा सिंडिकेट होता है, कई लोग मिलकर उसको पूरे काम को करते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए गैंगस्टर एक्ट है, लेकिन लगाया नहीं जा रहा है। किसी ने कहा क्यों? क्योंकि हमने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कानून तो बना दिया है एनएसए, लेकिन यह डिफाइन ही नहीं किया कि घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा। यूएपीए बना दिया, लेकिन उसमें यह कहीं लिखा ही नहीं कि घुसपैठ एकता अखंडता के लिए खतरा है। वेजिंग वॉर के लिए धारा बना दिया, कहीं लिखा नहीं अवैध रूप से भारत में घुसना वेजिंग वॉर है।
ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए गुजरात के पास गुजकोका है, महाराष्ट्र के पास मकोका है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है, आपके पास भी हाँ ऐसा कुछ गैंगस्टर एक्ट होगा, कुछ न कुछ होगा, लेकिन लग ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमने डिफाइन ही नहीं किया। अच्छा, अब जहां न डिफाइन हो उसका फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। जैसे इन 5 धाराओं में डिफाइन नहीं है तो नुकसान यह हो रहा है कि पुलिस लगा नहीं रही है, लेकिन फायदा यह है कि एक बार गृह मंत्रालय से आपके देहरादून से सभी जिला पुलिस अधिकारियों को, डीएम को नोटिस चली जाए, जहां कोई घुसपैठिया मिले उसके खिलाफ एनएसए लगाओ, यूएपीए लगाओ, वेजिंग वॉर लगाओ, देशद्रोह लगाओ, गैंगस्टर एक्ट लगाओ, वो लगाना शुरू कर देंगे। यह फायदा है। अगर जहां कुछ वैक्यूम है, जहां कुछ गैप है, फिर तो आपको इंटरप्रिटेशन करना है, और इसका फायदा मैंने उठाया। मैंने पीआईएल फाइल किया धर्मांतरण के लिए कि धर्मांतरण रोको। मैंने कहा धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए एनएसए लगना चाहिए, अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। धर्मांतरण एकता अखंडता के लिए खतरा है, इसलिए यूएपीए भी लगना चाहिए। धर्मांतरण ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, इसलिए गैंगस्टर एक्ट भी लगना चाहिए। धर्मांतरण जो है वेजिंग वॉर है, मुगल धर्मांतरण कराने आए थे, अंग्रेज धर्मांतरण कराने आए थे, आज भी हो रहा है, ये वेजिंग वॉर है, तो वेजिंग वॉर भी लगना चाहिए। और घुसपैठ सबसे बड़ा देशद्रोह है, क्योंकि भारत के लोग जो वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, नारी तू नारायणी को मानते हैं, समता समानता समरसता को मानते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी को मानते हैं, जो सर्वमंगल मांगल्य को मानते हैं, उनको एक विदेशी रिलीजन में कन्वर्ट कर देना, और ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट करना जो ना इक्वालिटी को मानता, ना जस्टिस को मानता, ना लिबर्टी को मानता, ना फ्रेटर्निटी को मानता, ना यूनिटी को मानता, नेशनल इंटीग्रेशन मानता, ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट करना जो वंदे मातरम तक नहीं मानता, भारत माता की जय बोलना पसंद नहीं करता, ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट करना जो ना भारत के त्योहार को मानता, ना भारत की सोच को मानता, ना भारत की परंपरा को मानता है, इससे बड़ा देशद्रोह कोई हो ही नहीं सकता।